आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आने के बाद हमने भी जब रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को स्ट्रेट लाइन के पेज के ऊपर डाला, नीचे बच्चों के कमेंट देखकर हम मजबूर हुए कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और इन मामलों के अच्छे खासे जानकार एडवोकेट अभिनव शर्मा से बात करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हमने रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को स्ट्रेट लाइन के पेज के ऊपर डाला, नीचे कमेंट्स में सिवाय इस बात के बच्चे और कुछ नहीं कह रहे कि हम कोर्ट में जा रहे हैं और ये सारा के सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ये स्टे होगा और जेके बैंक को पुराना रिजल्ट निकालना होगा। ये सब कुछ ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है और ये जो बच्चे कह रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसा है, जो मैंने एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे देखी, इसमें शायद प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की वैकेंसीज इंक्रीज की गई हैं। हाँ, 100 के करीब। नहीं, पहले 200 थी शायद। हाँ, पहले 200 थी, 250 थी, अब 350 हो गई। चलो 100 बढ़ गई। और बैंकिंग एसोसिएट्स का मुझे पता नहीं था, लगभग 300 बढ़ी है। 300 बढ़ी है। देखिए, ऐसा है, जब ये इशू अराइज हुआ था इनिशियली 2018 में ये एडवर्टीजमेंट आई थी, तो मैंने आपको पहले भी कहा, बच्चों को भी कहा और जिस क्वार्टर पे कहना था वहां भी कहा कि J&K बैंक में कोई भी पोस्ट इवन फ्रॉम पीएन एंड अबव दैट डिस्ट्रिक्ट कार्डर की नहीं है। इवन कि पीएन को भी ये आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करते हैं। तो जब ये एडवर्टीजमेंट निकली, उसमें बड़ा स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड था, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ J&K, राइट। अगर डिस्ट्रिक्ट कार्डर रिक्रूटमेंट हो तो उसमें लिखा जाता है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ J&K स्टेट फॉर दीज डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके बाद ब्रेकअप होती है किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोस्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट की पोस्टों के नीचे लिखा होता है कि सिर्फ इसी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है, राइट। अब दो चीजें हैं, ना तो J&K बैंक के सर्विस रेगुलेशंस में ना ही एडवर्टीजमेंट में ये प्रोवाइडेड था कि ये डिस्ट्रिक्ट कार्डर वैकेंसीज हैं। सबसे बड़ी गलती की तब के चेयरमैन परवेज अहमद ने कि जब उसने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का प्रीलिम का रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाला। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालने से आप सबको पता है, बच्चों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उससे मेरिट वेरी कर गया। किसी डिस्ट्रिक्ट्स में जो लास्ट बच्चा क्वालिफाई किया था मेंस के लिए, उसका मेरिट कम था। किसी डिस्ट्रिक्ट में जो लास्ट बच्चा क्वालिफाई किया मेंस के लिए, उसका मेरिट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से काफी ज्यादा था। इसको कहते हैं डिस्पेरिटी, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट इज आर्बिट्रेरी। मतलब आप सिलेक्शन का मतलब होता है मोस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। अगर सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज रूल्स में नहीं लिखी गई, उसके मुताबिक मैं डिस्ट्रिक्ट ए का रेजिडेंट हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट बी के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, राइट। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट ए का हूं और डिस्ट्रिक्ट ए में मेरिट हाई गया, डिस्ट्रिक्ट बी में कम गया, तो ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि मेरे से कम मेरिट वाला मेन में चला गया और मैं रह गया मेन से बाहर। तो ये इशू अराइज हुआ, ह्यू एंड क्राई हुआ, बच्चों सड़कों पे आए, एजिटेशन की, मेरे पास भी आए, शायद आपके पास भी आए होंगे, हर जगह गए, उनका राइट था जाना। लेकिन तब के गवर्नर साहब जो थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला कि उसको स्टेट वाइज नहीं किया, स्टेट वाइज मेरिट नहीं बनाया, उसको उन्होंने अक्रॉस दी बोर्ड के 40 के 45% कर दिया। वो ना डिस्ट्रिक्ट वाइज रहा ना स्टेट वाइज रहा। अब जो मुझे लगता है, जो यूटी बनने के बाद जो प्रॉब्लम आई, दो तरह की प्रॉब्लम आई। देखिए, मैं कानून की बात कर रहा हूं, ना यहां मैं सरकार को खुश करने की बात कर रहा हूं, ना मैं बच्चों को दुखी करने की बात कर रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। ये सिलेक्शन प्रोसेस उसी टाइम स्क्रैप हो जाना चाहिए था, बिल्कुल उसी टाइम जब प्रीलिम का रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज आया, या तो वो रिजल्ट दोबारा रीडिक्लेयर होता स्टेट वाइज, राइट, तो या उसको स्क्रैप करते। बच्चे इतनी तैयारी नहीं करते। जो वो कह रहे हैं हमने मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, होती है तकलीफ। मैंने अगर कोई केस स्टडी किया हो, मेरे पास कोई क्लाइंट आया हो, बाद में 2 दिन के बाद कहे मैंने केस नहीं करना, मुझे 2 दिन की मेहनत की तकलीफ होती है। यहाँ तो बच्चों ने सालों साल लगाए हैं, ये एक सच्चाई है।
जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो मुझे लग रहा है, जो यूटी बनने के बाद कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, जिन्होंने डिसीजन लेना है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है, एक तो मेन का मेरिट ना डिस्ट्रिक्ट वाइज ना स्टेट वाइज। अगर इसी के आगे, इसी रिजल्ट के बेस पे आगे मेन हो जाए या इंटरव्यूज हो जाएं, ये प्रोसेस इलीगल होता। क्यों? कौन इलीगल चैलेंज करता उसको? जो फाइनली सिलेक्ट नहीं होते या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होता, वो कोर्ट में जाते, जनाब ये पोस्ट तो स्टेट वाइज थी, प्रीलिम का मैरिज डिस्ट्रिक्ट वाइज निकला, बाद में ना डिस्ट्रिक्ट रखा ना स्टेट रखा, एक अक्रॉस दी बोर्ड 45 कर दिया, जिसका ना डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे पाँव है ना स्टेट के बेसिस पे पाँव, वहीं पे फ्लॉड है वो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, J&K बैंक में स्टेट का मेजर शेयर है, तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कैटेगरी में आता है। और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको रिजर्वेशन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, सभी के सभी रिजर्वेशन रूल्स। और वो रिजर्वेशन रूल शायद उस टाइम फॉलो नहीं हुए। और J&K में J&K बैंक में रिजर्वेशन रूल फॉलो करने का एक डेलिब्रेट डिसीजन था। वो क्या था? जम्मू वालों को डिस्क्रिमिनेट करना। क्यों? कारण SC कहां थे, शेड्यूल कास्ट कहां है? जम्मू खिते में। ST भी ज्यादा जम्मू खिते में। इसलिए मुझे जो लगा कि जो डिसीजन अभी लिए गए हैं, ये 2-3 मेजर रीजंस हैं। एक, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रीलिम का रिजल्ट निकालना, दूसरा सत्यपाल मलिक जी का अक्रॉस दी बोर्ड 45 करना, तीसरा ये जो रिजर्वेशन रूल्स अप्लाई नहीं करना। अब जो मैंने अब एडवर्टीजमेंट देखी, देखिए इसमें एज रखी है 20, मिनिमम, मैक्सिमम 32 देखा मैंने, शायद यू कैन करेक्ट मी, मेरे ख्याल में 30 है जी। मेरे ख्याल में 32 था, चलो आई स्टैंड करेक्टेड। 20-30, लेकिन एक बीच में सेविंग क्लाज है कि जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया था वो दोबारा नहीं, दे नीड नॉट अप्लाई, देयर ओल्ड एप्लीकेशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेश सिलेक्शन। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक। अब देखिए ये बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है। इसमें एग्रीव्ड कौन है? एग्रीव्ड जो 2018 में जिन्होंने अप्लाई किया, वो एग्रीव्ड ये है कि हमारी 1.5 साल की मेहनत बेकार गई, उनका ग्रीवेंस यह है। ठीक, मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं और काफी हद तक वो ठीक है। अब एक और क्लास एग्रीव्ड होगी, कौन सी? जो 32 से ऊपर होगी। वो कहेगी जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया वो तो 38 के भी हो सकते हैं। अब एक और डिस्प्यूट नया इसमें आपसे एक और चीज अभिनव जी समझना चाहूंगा कि आपने जब ये क्लॉज रख दिया जिसमें आपने ये कहा कि 90 से पहले जो भी पैदा हुए हैं वो अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 90 के बाद का आपका जन्म होने से नहीं, 90 का मेरे पास वो उनकी नोटिफिकेशन भी है। अब अगर 90 से बाद की बात है तो आपसे समझना चाहूंगा, जो बच्चा 2018 में 28 साल का था, एलिजिबल था, वो आज 2000, मान लीजिए उसने 2018 में फॉर्म नहीं भरा, अब वो 2020 में फॉर्म भर रहा है और मान लीजिए उसका जन्म जनवरी का है या फेब का है, वो तो इनएलिजिबल हो गया। और दूसरा, कल जब आप रिजल्ट निकालेंगे, क्या 40 साल वाला कैंडिडेट जब आपका सिलेक्ट होगा, जो रिजर्व कैटेगरी से होगा, जो जिसने 2018 में अप्लाई किया, क्या ये 30 साल वाला कोर्ट नहीं जाएगा कि जनाब आपने वो ये 40 साल वाला सिलेक्ट कैसे किया, क्योंकि आपने तो क्राइटेरिया बदल दिया 2020 में जाकर? मैंने यही तो कहा आपको, एक और क्लास अब बाहर आएगी, एक और क्लास बाहर आएगी। देखिए कानून में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कई इश्यूज पे कानून सेटल्ड होता है, कई ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कानून होता ही नहीं है। ऐसे इशू बाहर आते हैं तो नया कानून बनता है, फिर वो फ्यूचर्स के लिए फॉलो होता है। ऐसे मैंने आपको शुरू में कहा इस सिलेक्शन में बड़े फ्लॉ थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब ये जो है, ये जो क्लास एक नई निकलेगी, एक नया एक कैटेगरी निकलेगी या एक नया ग्रुप निकलेगा जो 30 से ऊपर होगा अब लेकिन अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो कहेगा जिन्होंने 2018 में अप्लाई किया वो अब 30 से ऊपर हैं या 35 हो चुके हैं, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? देखिए उसके 2-3 फैक्टर्स हैं।
मैंने आपको पहले ही कहा वैकेंसीज बढ़ी हैं। इस पे ला ये है, जिस टाइम वैकेंसीज अवेलेबल हों उस टाइम क्या कानून है वो अप्लाई करता है। देखिए, जब 2018 में एडवर्टीजमेंट निकली, ये जो बच्चे अब 30 से ऊपर हो गए हैं या 32 से ऊपर हो गए, जो लोग 40 के हो गए हैं, 42 के हो गए हैं, आप मुझे नहीं पता, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो उस टाइम एलिजिबल थे। उस टाइम जब 200 वैकेंसीज अवेलेबल थी, उनका राइट था। अब वो 200 वैकेंसीज अंडर लॉ उसी कानून से भरी जानी चाहिए जो कानून उस टाइम था। अब उस टाइम ये बच्चे एलिजिबल थे, आप इनका राइट ले नहीं सकते, आप इनका राइट ले नहीं सकते। हाँ, जो बच्चे अब नए एलिजिबल हुए, जो मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन 2018 के बाद की, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है ना, जिन्होंने 2018 के बाद पहली एडवर्टीजमेंट के बाद ग्रेजुएशन की और जो 20 और 30 के बीच में हैं, बेसिकली वो उन 200 पोस्टों के लिए कंसीडर नहीं हो सकते। उनका राइट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट के ऊपर है, जो 200 से बढ़ के 350 हुई या 250 से 350 हुई। ये एक बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत थी, मुझे नहीं पता की है कि नहीं की है। अब इस पे लिटिगेशन होगी, जो एग्रीव्ड होगा वो जाएगा लिटिगेशन के लिए। जब लिटिगेशन होगी, इसमें डिफरेंट आर्गुमेंट्स आएंगे, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आएंगी, डिफरेंट ग्रीवेंसेस प्रोजेक्ट किए जाएंगे, पुराना लॉ कंसीडर किया जाएगा, कोई नया लॉ ले डाउन होगा। तो ये मुझे लगता है इट विल ओपन बॉक्स, इट विल पेव वे फॉर लिटिगेशन आल्सो। अभिनव जी, एक और चीज़ सुनने में आ रही है कि जो नई नोटिफिकेशन अब कंप्लीट आने वाली है एडवर्टीजमेंट 1-2 दिनों में, उसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पिछले दिनों बच्चों की डिमांड थी SSRB से भी कि आप परसेंटेज का क्राइटेरिया हटा दें, परसेंटेज के क्राइटेरिया के बगैर ही आप जो है फॉर्म भरवाएं, मतलब 50% का क्राइटेरिया छोड़ दें, 55% का क्राइटेरिया छोड़ दें, आप ये कहें जो भी ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब हम जेके बैंक की 2018 की नोटिफिकेशन देखते हैं, उसमें ये दोनों क्राइटेरिया थे। अब अगर इस नोटिफिकेशन में ये क्राइटेरिया नहीं होगा तो क्या ये भी कोई लीगल टैंगल बन सकता है? देखिए, ऐसा है, कानून एक क्राइटेरियाज क्यों चेंज होते हैं? आज से 25-30 साल पहले सिलेक्शन होती थी एकेडमिक में, जो मेरिट होता था उसके बेस पे। आपने देखा RECA कॉलेज होता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर, उसमें जो REC में सिलेक्शन होती थी वो 10+2 के मेरिट के बेस पे होती थी। बाद में सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वो क्यों सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ? एक इंप्रेशन गया, नहीं जनाब, वो 10+2 के एग्जाम में लीकेज होती है, मास कॉपिंग होती है, राइट। फिर उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसेस आ गया। ऐसे ही नए नए कानून बने, पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर कहते हैं 50%, फिर 55%। मतलब ये एक इंप्रेशन जाता है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए वहां मास कॉपिंग भी हो सकती है, लीकेज भी हो सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर तो रूल्स में लिखा है कि टीचर के लिए ग्रेजुएट चाहिए, बैंकिंग एसोसिएट के लिए ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट इज एलिजिबल, ग्रेजुएट इज एलिजिबल, बट दैट ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, दैट ग्रेजुएशन इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। ए पर्सन हु इज नॉट ग्रेजुएट कैन नॉट अप्लाई। बट जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, जो एम्प्लॉयर होता है, उसके पास एक राइट होता है, वो कहता है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, मैं इसे अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए इससे ऊपर जाना चाहता हूं। ग्रेजुएट तो चाहिए लेकिन मिनिमम 55% चाहिए, राइट। उसके बाद फिर क्या होता है? सपोज वैकेंसीज 100 हैं, एप्लीकेशंस 1 लाख हैं, 1 लाख का इंटरव्यू करना, 1 लाख का रिटर्न एग्जाम करना, वो भी 2 स्टेजेस में, प्रीलिम और मेन। उसके लिए फिर स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग मीन्स जो ज्यादा मेरिटोरियस हैं वो प्रीलिम में क्लियर होंगे, मेंस में। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पर्पस होता है बेस्ट मेरिटोरियस सेलेक्ट करने का। लेकिन अभिनव जी, एक और चीज कि IBPS से ही एग्जाम करवाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो पहले एग्जाम में अपीयर हुए हैं, इसे भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं जी कि पहले भी आपने इसी अथॉरिटी से एग्जाम करवाया था, पिछली बार जो रिजल्ट था वो तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ बैंकिंग एसोसिएट का,
अब आप इस बार दोबारा इसी अथॉरिटी पे ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं? हमें किसी और से एग्जाम करवाइए। और चूंकि बैंक ने अभी तक ये बताया नहीं कि IBPS के बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम रिजल्ट में प्रॉब्लम क्या थी, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक लिटिगेशन का पॉइंट बन सकता है? इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर बैंक से। देखिए, ऐसा है, जिस एजेंसी का नाम आपने लिया वो IBPS है या IPBS है? IBPS के रोल में कोई गड़बड़ी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। ठीक। अभी तक ना कैंडिडेट्स ने कहा है, ना अथॉरिटीज ने कहा है, ना किसी प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसी बात आई है। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है बेसिकली, मैंने आपको कहा शुरू में, परवेज अहमद के लेवल पे, जब उसने इसका प्रीलिम का रिजल्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिक्लेयर किया। ठीक, उसमें कहीं नहीं लिखा गया, उसमें कहीं बाहर नहीं आया पब्लिक डोमेन में कि IBPS के सिलेक्शन प्रोसेस या एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई इलीगलिटी या इरेगुलरिटी है। दूसरा एक और चीज, जैसे बच्चों के में जितने जो भी कमेंट्स आ रहे हैं अभिनव जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अब जब इस बार एग्जाम करवाएगा जम्मू कश्मीर बैंक, आपको क्या लगता है 20 जून से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे? क्या उससे पहले ही आपको लगता है लिटिगेशन होगी? क्या बच्चे इस जो एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है, क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में? कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी है? आप क्या जो फ्लॉज आपने पॉइंट आउट किए, क्या इन फ्लॉज के साथ अगर कोर्ट में जाएंगे, क्या कोर्ट इन फ्लॉज को देखेगी? और क्या लीगली कोई मतलब, इज देयर एनी वे आउट? देखिए, ऐसा एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैं आपको कहूं कि जब हमारे पास कोई लिटिगेंट आता है अपना काज लेके, हम अपनी विजडम और समझ के मुताबिक ये समझते हैं कि क्या ये ग्रीवेंसेस जो ग्रीवेंस प्रोजेक्ट कर रहा है ये लीगली जस्टिफाइड है, क्या मैं इसको कोर्ट में जाके चैलेंज करके सक्सीड कर सकता हूं। ये हमारा एक अपना व्यू होता है। अगर मैं सेटिस्फाई हूं कि हाँ इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, नाइंसाफी हुई है, तो मैं वो केस एक्सेप्ट करता हूं। अगर मुझे पता लगे नहीं इसके आर्गुमेंट में इतनी सब्सटेंस नहीं है, मैं कोर्ट में सक्सीड करने वाला नहीं हूं, तो हम क्लाइंट को मना करते हैं कि कोर्ट में मत जाना। कुछ एरियाज होते हैं ग्रे एरियाज, जिसमें हमें खुद थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है, आई मे सक्सीड, आई मे नॉट सक्सीड, राइट। और जो ऐसे ग्रे एरियाज होते हैं उनमें तो हम क्लाइंट्स को वैसे भी हम किसी भी केस में गारंटी नहीं देते कि हम सक्सीड करते हैं, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स एक्ट में लिखा है यू कैन नॉट एक्सटेंड गारंटी ऑफ success to your client because ultimately decision has to be rendered by the learned judge, right? And judges also commit mistakes sometimes. That is why hierarchy, civil judge, munsif, सब जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट, ये हायरार्की इसके लिए बनी है कि जजेस भी गलतियां कर सकते हैं। इसलिए आप जो पूछ रहे हैं कि वे सक्सीड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है, आर्गुमेंट का मुद्दा है। बट लीगल कोर्ट में जाने के लिए स्कोप है, लिटिगेशन के लिए स्कोप है। अच्छा, जैसा आपने कहा लिटिगेशन के लिए स्कोप है, आज हमारी चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक RK छिब्बर, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि लिटिगेशन में अगर बच्चे जाएंगे तो ये जो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस है ये दोबारा से लीगल टेंगल में फंसेगा और एक लंबे समय तक दोबारा से ये लड़ाई होगी और नतीजा ये निकलेगा कि और बहुत सारे बच्चे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, जिनके लिए दिक्कत होगी, परेशानी होगी। हमारी पूरी कोशिश है कि हम 3 महीने के अंदर अंदर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करें, 1500 बैंकिंग एसोसिएट भी लगाएं और 350 के करीब प्रोबेशनरी ऑफिसर्स भी लगाएंगे। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, लिटिगेशन जब स्टार्ट होती है उसमें टाइम तो लगता है जी। मैंने आपको शुरू में कहा, जब आपने मेरा इंटरव्यू शुरू किया, मैंने कहा ये इस नेल को उसी टाइम बर्ड कर देना चाहिए था जब परवेज अहमद ने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट डिक्लेयर किया। आज ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। आज ये बैंकिंग एसोसिएट्स जो कहते हैं 18 महीने हमने तैयारी की, ये इतना ग्रीवेंस प्रोजेक्ट नहीं करते। ठीक, जो अब एज की क्राइटेरियाज आ रहे हैं ये इशू नहीं आता। 20 से 32, 35 से 40, ये मैं कहता हूं ना, जब आप पहली गलती को सुधार दो आगे गलती की गुंजाइश नहीं होती। जब गलतियों पे गलतियां होती हैं तो फिर उसके बाद लिटिगेशन का स्कोप बढ़ता है, और जब लिटिगेशन होती है उसमें टाइम तो लगता है। और अगर टाइम लगेगा और लड़के एलिजिबल होंगे, और वैकेंसीज आएंगी, फिर और एडवर्टीजमेंट होंगी। अब ये डिपेंड करता है कोई ग्रीवेंस रेज करता है कोर्ट में कि नहीं करता, ये उन बच्चों ने डिसाइड करना है जो एग्रीव्ड फील करते हैं। अभिनव जी, हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन चूंकि सर्विस मैटर्स के आप जानकार हैं,
जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट के अंदर प्रावधानों में एक प्रावधान अमेंड किए गए थे। उसमें था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट के लिए बाजाब्ता वहां पे लिखा हुआ होता था कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, रेजिडेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। डिविजनल के लिए भी था रेजिडेंट ऑफ दैट डिवीजन। अब आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि ये दोनों प्रावधान डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट से डिलीट कर दिए गए हैं, अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि अब जब दोबारा से सरकार कह रही है हम रिक्रूटमेंट करेंगे, पहले उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स रखेंगे, लेकिन फिर जब वो हाईलाइट हुआ थोड़ा सा मसला तो फौरन उन्होंने विड्रॉ किया, उस पर कोई बात नहीं की और नई कैटेगरीज क्रिएट कर दी। आपसे जानना चाहूंगा कैसे आप रोकेंगे कि कश्मीर डिवीजन का बच्चा जम्मू डिवीजन में अप्लाई ना करे, जम्मू डिवीजन का बच्चा कश्मीर डिवीजन में अप्लाई ना करे। कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्टें हैं उन कठुआ डिस्ट्रिक्ट की पोस्टों के ऊपर कठुआ के बच्चों की बजाय कोई जम्मू के लग जाएं, कोई डोडा के लग जाएं या बांडीपोरा के लग जाएं, ये कैसे अब आपको लगता है आप रोक पाएंगे? आपको लगता है कि ठीक है ऐसा कोई अब प्रावधान नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल की रिक्रूटमेंट बंद होनी चाहिए और तमाम रिक्रूटमेंट स्टेट लेवल पर होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, 1968 आज से 52 ईयर्स पहले, 52 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये क्लियर कर दिया था कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं कर सकते। यहां तो तहसील वाइज भी हुई है, ब्लॉक वाइज भी हुई है, पंचायत वाइज भी हुई है, विलेज वाइज भी हुई है, हैमलेट जिसको मोड़ा बोलते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा, आपने कितनी बार मेरा इंटरव्यू लिया, ये जम्मू कश्मीर सरकार नसूर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। यहां पे जितने रिक्रूटमेंट हुई है वो लीगली वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू सिलेक्शंस। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के एक पुराने सेक्रेटरी, जिनको बाद में ट्रांसफर किया गया, क्या क्या उन्होंने किया, पेपर एक्सचेंज हो गए, कहां से पब्लिश करवाते थे। मैं कह रहा हूं 68 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रांसफर किया गया इतनी बड़ी गड़बड़ धांधली करने के लिए। उस टाइम यूटी नहीं थी, एनसी कांग्रेस की सरकार थी यहां पे, ठीक। यूटी होती तो शायद आज कहीं और होते वो। सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में कह दिया था कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं कर सकते। फिर उसको उन्होंने रीट्रेट किया दोबारा 74 में, फिर 98 में, फिर 2004 में। आज तक सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू है आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन नहीं कर सकते। उन्होंने स्टेट एक यूनिट रखा है, स्टेट वाइज आप मेरिट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जो डिस्ट्रिक्ट का बच्चा डिस्ट्रिक्ट में ही सर्व करे, आप उससे ऑप्शन इनवाइट करो कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन स्टेट वाइज करो। उससे क्या होगा? उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एक डिस्ट्रिक्ट का ज्यादा मेरिट वाला बच्चा ये नहीं कहेगा कि मेरे से कम मेरिट वाला बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट हो गया, उसको नौकरी मिल गई, मैं रह गया। एक तो वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी, दूसरा बेस्ट मेरिट आपको हर एक पोस्ट के लिए मिलेगा। अभिनव जी, आखिर में आपसे एक ही स्टेट, और मैंने बार बार ये सवाल पूछा, आपने कुछ लोगों को, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई काबिल है या नहीं है, आपने 99 में एक स्कीम लाई कि जो आतंकवाद के चलते स्कूल बंद थे उनको खोलने के लिए आपने कहा जी शहरों से तो टीचर वहां जा नहीं रहे, चलो गांव के बच्चों को ही वहां पर लगा दिया जाए। तो आपने वहां पर रहबर तालीम की स्कीम के जरिए वो शुरुआत की। 2002 तक आपकी स्कीम बिल्कुल ठीक थी। 2002 में बाज़ाब्ता की रिपोर्ट आती जिसमें यह कहा गया इस स्कीम को बंद कर दिया जाना चाहिए, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। 2003 में बंद हो गई थी। उसके बाद दोबारा से आपने उस स्कीम को शुरू किया। अच्छा, उसके बाद मतलब मैं मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कह रहा हूं, ये एक मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है कि कोई कंपटीशन नहीं, आप गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो चलिए आप रिक्रूट हो गए। दूसरा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट कि जनाब आप SSRB में आइए, इम्तिहान दीजिए, आप क्वालिफाई होंगे तो आप रिक्रूट होंगे। उसमें आपने इंटरव्यू रखा हुआ था और इंटरव्यू की बिक्री होती थी अच्छे खासे दामों पे। उसके बाद फिर तीसरा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपने SROs के जरिए कि जनाब फलां SRO इस SRO के तहत लगाओ। फिर आपने रहबर को रहबर खेल, रहबर ज़रात और रहबर करते गए। मैं आपसे समझना चाहूँगा, नौकरी क्या सिस्टम को चलाने के लिए होनी चाहिए या नौकरी का मकसद सिर्फ रोजगार होना चाहिए कि जी हमको रोजगार देना है किसी को? आज मुझे लगता है यही वजह है कि आज JKSPDC के हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो NHPC चला रही है। क्यों चला रही है? तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि इतनी सारी रिक्रूटमेंट स्कीमें, आपको नहीं लगता कि स्यूमोटो कॉग्निजेंस बनता है कि हाईकोर्ट को लेना चाहिए और सरकार को कम से कम दिशा निर्देश देना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आपने SRO 2014 में लाया था, अब आप 2020 में कह रहे हैं जी एक और SRO लाएंगे
उसमें वो सारे रिक्रूटमेंट के फ्लॉज एड्रेस किए जाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा आपका मत क्या है, आप क्या समझते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हाईकोर्ट को बनता है इसका स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेना और एक क्लियर कट डायरेक्शन स्टेट को देना? देखिए ऐसा है, अब मैं जो बात कहूंगा उससे शायद एक सेक्शन नाराज होगी, दूसरी सेक्शन खुश भी हो सकती है, लेकिन ना मैं किसी को नाराज करने की बात कर रहा हूं ना खुश करने की, मैं ला की बात कर रहा हूं। ठीक है। देखिए रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, एक तो ये एक्सप्लॉयटेशन थी। अब 1500 पे 2000 पे 5-5 साल काम करवा रहे हैं। दूसरा ये एक मजाक था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में आपको स्टेट को रन करना होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने हैं। फारस की हालत देखिए आपने, ये क्यों हुई? फिर उसके बाद SRO 202, देखिए हमें और अब नया SRO आने वाला है, बड़े SRO, चलो अभी मुझे उम्मीद है कि ऐसे SROs नहीं आएंगे। मैं ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि बेस्ट मेरिटोरियस आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ये है कि हमने नौकरियां देनी हैं या बांटनी हैं, तो फिर तरक्की के रास्ते बंद होते हैं, तरक्की के रास्ते बंद होते हैं। यहां तक आपने बात की हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए हाई कोर्ट जब बार बार हाथ डालती है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। हाई कोर्ट जजेस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक पैरामीटर्स फिक्स किए हैं कि आप अपनी मर्जी से हर जगह हाथ नहीं डाल सकते। जुडिशियल रिव्यू परमिजिबल है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा आगे है। ये जो रहबरे तलीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, ठीक, और एक रहबरे ज़राअत जो एग्रीकल्चर में थे, ये पॉलिसी मैटर्स थे गवर्नमेंट के, पॉलिसी मैटर। रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी अडॉप्ट की। पॉलिसी मैटर पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने हाथ नहीं डालना। आप क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट जो पॉलिसी मैटर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, पॉलिसी गलत है ठीक है, ये हाई कोर्ट ने देखना, डिसीजन गलत है ठीक है, ये नहीं देखना हाई कोर्ट ने। डिसीजन मेकिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, मतलब रहबरे तलीम लगाने हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने में कोई आर्बिट्रेरीनेस तो नहीं हुई, कोई लॉ तो नहीं वायलेट हुआ। वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखना होता है और उसमें स्कोप बड़ा कम होता है, लिमिटेड। इसीलिए हर चीज पे हाई कोर्ट जो है वो हाथ नहीं डालती। हाँ देखिए अब रोशनी पे डाला तो थोड़ा सा अगर एक स्टेप और जाते और काफी जगह हाथ डाल सकती थी हाई कोर्ट में, डाल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर इनकी बात साफ तौर पर सुनी कि लिटिगेशन का रास्ता बच्चों के लिए खुला हुआ है, मगर इन्होंने ये भी कहा कि अब जब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन रूल्स का ख्याल रखा गया है कि नहीं रखा गया है। क्या जो रिजर्वेशन रूल्स जम्मू कश्मीर बैंक ने पहली नोटिफिकेशन में नहीं फॉलो किए थे, क्या इस नई नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन रूल्स का ख्याल रखती है? नंबर 2, जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि पिछले वाली लिस्ट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि पहले आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज किया और बाद में ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज था ना वो स्टेट वाइज था। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लिटिगेशन का रास्ता तो बच्चों के लिए खुला हुआ है, मगर क्या लिटिगेशन के रास्ते पर जब बच्चे चले जाएंगे ये रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस लंबा तो नहीं हो जाएगा? ये एडवोकेट अभिनव शर्मा नहीं, ये स्ट्रेट लाइन पूछ रहा जी। अगर उसी प्रोसेस को कंटिन्यू भी किया जाता जो शुरू हुआ था, 45 किया था अक्रॉस द बोर्ड, तब भी लिटिगेशन होनी थी। तो आपने सुन लिया कि अगर उस प्रोसेस को भी कंटिन्यू किया होता तब भी लिटिगेशन होनी थी। तो ये थे एडवोकेट अभिनव शर्मा, जम्मू कश्मीर बैंक, और जो अभी रिक्रूटमेंट शुरू होने वाली है, जो नई पॉलिसी आने वाली है, उस पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात आपके सामने रख दी। दीजिए इजाजत, आदाब।